राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, वेलकम अगेन। मैजिकल लेंस में मैं राहुल टीसी वालानी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम जिनसे बात करेंगे उनका नाम है ज्योतिष आचार्य अजय कुमार अग्रवाल। राधे राधे सर। राधे राधे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेडिकल साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या कोई तालमेल संभव है? इनका क्या कोई सिंक्रोनाइजेशन है? और इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या वाकई में कमाल कर सकती है? मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों का अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली किया जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे हेल्थ के अंदर बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। मतलब राशियां तो सर हर आदमी की अलग अलग होती हैं। राशियां तो 12 राशियां तो 12 ही रहेंगी सर। मैंने किस राशि में जन्म लिया है वो अलग हो सकता है। कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आपकी रात को नींद टूट रही है या नींद आ ही नहीं रही है। राशियों के कोई उपाय तो होते नहीं? बिल्कुल होते हैं सर राशियों के उपाय। एरीज इज द राशि ऑफ फायर। 4 तरह की राशियां होती है जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। उस व्यक्ति को ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसके एरीज राशि में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाए। जुपिटर आपके किसको कंट्रोल करता है? लीवर। 50% हिंदुस्तान को डायबिटीज़ है तो क्या प्लैनेट जिम्मेदार होगा? लेकिन ये सच है। मून का एफ्लिक्शन होता क्या सर, कैसे होता है? उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको मून से रिलेटेड मंत्रास का जाप करना चाहिए। पैरालाइज होने का कारण सबसे बड़ा एक ही है कि मून का इम्पैक्ट। चंद्रमा हर जगह रोल करेगा। मून इज द बेसिकली आपकी पूरी जिंदगी को मून कंट्रोल करता है। राहु से बड़ा गुंडा मून है। राहु से बड़ा गुंडा नहीं है। अगर हम मून को अच्छा रखें तो वो शिकार होगा नहीं, और वो शिकार नहीं होगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, तो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना के रखेगा। सबसे पहले कुंडली जब देखते हैं किसी की तो सबसे पहले देखते हैं कि मून की पोजीशन क्या है। हर बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं मून आएगा। 100% सर मून। तो अगर वो संहारक ने आपको माफ कर दिया तो आपकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। नौकरी के लिए कोई मंत्र सर? बहुत खूबसूरत मंत्र है सर। बच्चा चाहिए इंग्लिश स्कूल में, तो मंत्र तो पढ़ ना सकते महाराज। पूरा फायदा मिलेगा सर। आप जब किसी से संकल्पित पाठ कराते हो, मंत्रों में सर बहुत ताकत है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 10 साल के बाद में जो बीमारी होने वाली है एस्ट्रोलॉजिकल वे में हम पहले से जान के अगर हम उन प्लैनेट को ठीक करें तो वो बीमारी होगी नहीं। नियति नहीं बदल सकते सर, लेकिन प्रायश्चित के द्वारा हम नियति की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। गुरु इज द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन। शनि जो है वो मृत्यु की परिस्थितियों को क्रिएट करता है। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, वेलकम अगेन। मैजिकल लेंस में मैं राहुल टीसी वालानी आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम जिनसे बात करेंगे उनका नाम है ज्योतिष आचार्य अजय कुमार अग्रवाल। आज उनको यहाँ पे स्पेशली इनवाइट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमने बहुत बार देखा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पर और मेडिकल साइंस में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन का तालमेल है या नहीं है, या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रियल में काम करती है या नहीं करती है, क्या ये मिथ है या फैक्ट है। आज ये मेडिकल साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपने अजय सर को बहुत बार आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू के थ्रू देखा होगा। जो लोग जयपुर में रहते हैं या जो इनसे कंसल्ट करते हैं, देश विदेश से इनसे जो कंसल्ट करते हैं, उन्होंने पर्सनली इनसे कंसल्ट किया है, स्पेशली चाइल्ड बर्थ इशू के लिए, मेडिकल टर्म के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आज हम इन्हीं बारे में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली मेडिकल साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसे सिंक करती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे ज्योतिष आचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी का। राधे राधे सर। राधे राधे। रियली में आई एम फीलिंग प्लेजर कि मैं यहाँ हूँ। और लास्ट टाइम हमने चाइल्ड बर्थ पे बात करी थी जी, और और आज हम एक विशेष मुद्दे के साथ में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन के अंदर वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ। तो हेल्थ ही वेल्थ है, और अगर हेल्थ नहीं है तो कितनी भी वेल्थ आप कमा लो उसकी जीवन में कोई भी आवश्यकताएं नहीं है। तो जीवन जो है वो अच्छे स्वास्थ्य का नाम है, और अगर आप अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर पाते हो तो आपने सब कुछ कमा लिया। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी के जरिए जाना जा सकता है कि वाकई में हमें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, और क्या हम उसको सही समय पे जान के क्या उसका इलाज कर सकते हैं? और क्या वाकई में जैसे सर ने कहा कि मेडिकल साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बीच में क्या कोई तालमेल संभव है? इनका क्या कोई सिंक्रोनाइजेशन है?
और इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या वाकई में ये कमाल कर सकती है। तो ये सच है, मेडिकल साइंस और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन दोनों में कॉमन मेडिकल है, और दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग है, एक साइंस है और एक है एस्ट्रोलॉजी। एक पैरा साइंस है, एक साइंस है सर। मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी इन दोनों का अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली किया जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे हेल्थ के अंदर बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। हम मेडिकल साइंस के जरिए पहले नहीं पता चल सकता है कि क्या होने वाला है 10 साल बाद में, मेडिकल साइंस से नहीं पता लग सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो डिवाइन साइंस है जी। उससे बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि 10 साल के बाद में आपके पास क्या होने वाला है। तो डिवाइन साइंस में वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मेडिकल साइंस में नहीं है, और मेडिकल साइंस में वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डिवाइन साइंस में नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन साइंस के जरिए में आने वाली मुसीबतों से पहले से बचा जा सकता है, जबकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए आगे की जो प्रॉब्लम आ गई है उसके जरिए कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, सर्जरीज अवेलेबल हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम आज के जीवन में जो भागदौड़ का दौर है और कई सारी परेशानियां हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके साथ साथ में हम अपने आप को फिटनेस की तरफ नहीं देख के अंधाधुंध पैसे की दौड़ में भी भागते रहते हैं, और कई बार हम अननेसेसरी चीज़ों में पड़े रहते हैं। कई बार हम स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी गलत हैबिट्स में पड़ के अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। जी सर। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के जरिए वाकई में जाना जा सकता है कि अगर आप किसी गलत हैबिट का शिकार हैं तो वो क्यों है, और क्या आपको वो गलत हैबिट्स करनी चाहिए, और क्या वो वाकई में आपके हेल्थ में बॉडी के किस पार्ट को इम्पैक्ट करेगी। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम बात करते हैं 9 प्लैनेट्स की और बात करते हैं 12 राशियों की। जी। तो 9 प्लैनेट्स भी बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से 12 राशियाँ भी आपकी बॉडी के हर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम स्टार्ट 12 राशियां भी, 12 राशियाँ, मतलब राशियां तो सर हर आदमी की अलग अलग होती हैं। राशियाँ तो 12 राशियाँ तो 12 ही रहेंगी सर। मैंने किस राशि में जन्म लिया है वो अलग हो सकता है, लेकिन 12 राशियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबका एक ही फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एरीज जो राशि है वो आपके बॉडी के हेड को कंट्रोल करती है। अब वो एरीज जो है वो सभी के लिए हेड को ही कंट्रोल करेगी। अब यह है कि एरीज जो अगर राशि एफ्लिक्टेड है और एरीज साइन के अंदर अगर कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड है तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स, जैसे ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाते हैं, किसी को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो एकदम से रात को सोते सोते जाग जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो का प्रॉपर नहीं होने से रात को नींद टूटती है। तो कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आपकी रात को नींद टूट रही है, या नींद आ ही नहीं रही है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो कोई ना कोई तो हमारे लिए जिम्मेदार है जो ये सब चीज़ें कर रहा है। इसको अगर बैलेंस करना हो तो मुझे एरीज को बैलेंस करना है या प्लैनेट को बैलेंस करना होगा? दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। एरीज राशि, क्योंकि तकलीफ तो एरीज राशि को हुई है, क्योंकि उस राशि में जो नेगेटिव प्लैनेट बैठा है वो एरीज राशि को तकलीफ दे रहा है। अगर हम एरीज राशि जहाँ पे पड़ रही है उसके नक्षत्र लॉर्ड को अपीस करें तो हमें तुरंत बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और उस व्यक्ति को जो उस प्रॉब्लम से ग्रसित है, उस प्रॉब्लम का शिकार है, उसको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आज तक जो भी हमने उपाय देखे या हमने कोई बात की, जैसे और भी एस्ट्रोलॉजी से आपसे भी हमने बात की, राशियों के कोई उपाय तो होते नहीं है? बिल्कुल होते हैं सर राशियों के उपाय। एरीज इज द राशि ऑफ फायर, अग्नि प्रधान राशि है एरीज। तो वो तो उसके लॉर्ड की होगी सर। एरीज रिप्रेजेंट करती है 4 तरह की राशियां होती है जी। जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। ओके। तो 12 राशियों को 4 पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। तो जो एरीज राशि है वो अग्नि प्रधान राशि है कि अगर एरीज राशि में तकलीफ है तो हम एरीज अग्नि प्रधान राशि को शांत करने के लिए हवन अनुष्ठान का सहारा लिया जा सकता है। अगर हम हवन अनुष्ठान करते हैं और एरीज राशि में जो प्लैनेट एरीज राशि को खराब कर रहे हैं उन प्लैनेट्स के उपाय करते हैं तो हमें एरीज राशि के तुरंत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, जिससे एरीज राशि यानी मेरे हेड को कोई भी तकलीफ हो रही है तो उसमें तुरंत आराम मिलेगा। इसी तरीके से अगर जल तत्व राशि, जैसे कर्क राशि जो जल तत्व राशि होती है, अगर उससे रिलेटेड कोई तकलीफ आती है तो अगर हम पानी का दान करेंगे, पानी के अंदर कोई चीज़, आपने देखा होगा कभी नारियल बहाने के उपाय होते हैं, कभी चावल बहाने के, कभी हल्दी बहाने, बहुत अलग अलग उपाय होते हैं। उस तरीके के उपाय करेंगे तो जलीय राशि को कोई तकलीफ आ रही है तो हमारे को उसमें आराम मिलेगा। इसी तरीके से वायु तत्व की राशियाँ होती है, इसी तरीके से पृथ्वी तत्व की राशियाँ होती है ना। तो हर राशि का अपना क्लासिफिकेशन है, हर राशि का अपना सेगमेंटेशन है। आप उस राशि को और साथ साथ में उस प्लैनेट को जो कि उसको प्रभावित कर रहा है, दोनों के सम्मिलित को करके अगर हम उसका उपाय देखें और जिस नक्षत्र लॉर्ड को वो प्रभावित कर रहे हैं उसको तीनों को कनेक्ट करके अगर हम देखेंगे तो उसके तीनों को मिला के जो उपाय बनते हैं, अगर वो उपाय हम करें तो बहुत ही जल्दी आराम मिल सकता है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। जैसे इंसोमेनिया एक बीमारी है
जो मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से लाइफ में स्ट्रेस है उस तरीके से ज़्यादातर लोगों को हो गई है कि रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि हम दिन भर इतना काम करते हैं और कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। वो दिमाग में हमारे चलता रहता है और चलता रहता है, तो हम नींद नहीं है हमारे पास। लेकिन आप क्या सोचते हो कि अगर मुझे इंसोम्निया है तो क्या हर आदमी को इंसोम्निया है? परेशानी से तो हर आदमी गुजर रहा है, स्ट्रगल भी है, लेकिन हर आदमी को नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा शनि या राहु से इफेक्टेड होगा, एफ्लेक्टेड होगा, उस व्यक्ति को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहेगा और उसके दिमाग में छोटी सी बात भी बार बार घूमती रहेगी, जिसकी वजह से वो इंसोम्निया का शिकार होता है। क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी तो क्या होगा कि आपको नींद नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको एंजाइटी का शिकार हो जाओगे। सर बात कर रहे थे आप एरीज की, बिल्कुल राइट, और इंसोम्निया आपने बताया हेड से हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ बात कर रहे हो मेरे साथ मून सैटर्न एंड राहु की। मून सैटर्न हो रहा है। अब उस व्यक्ति को ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसके एरीज राशि में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाए। जो जातक एरीज राशि में पैदा हुआ होगा, जिसका एरीज राशि का लगन होगा, या एरीज राशि उसके 12th हाउस के अंदर फॉल कर रही हो, उसके अगर मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन या मून और सैटर्न का एस्पेक्ट एरीज से कनेक्ट हो जाए तो वो सीवियर हेडेक से परेशान हो जाएगा, माइग्रेन से परेशान हो जाएगा, इंसोमिनिया से परेशान हो जाएगा। और इवन कभी कभी मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर साथ में आ जाए, जैसे मैंने चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन बताया, तो उसको क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्रेन हेमरेजेस होने के भी चांसेस रहेंगे। ब्रेन ट्यूमर्स आपने कभी देखा होगा, कई लोगों के ब्रेन ट्यूमर्स, बहुत सारे लोगों को। तो वो ब्रेन ट्यूमर्स का कारण क्या है कि ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग यानी मार्स का एफ्लेक्टेड एरीज के अंदर होने से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ट्यूमर्स क्रिएट होते हैं। और जब वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती है, दशा अंतरदशा के अंदर अगर मार्स और सैटर्न के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट और पड़ जाए तो वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ट्यूमर फट जाता है, और कई सारे आपने देखे होंगे सडन डेथ्स भी हो जाती है उसके चक्कर में। तो कुंडली में ये देखने से पता चलता है कि क्या वाकई में किसी व्यक्ति को सीवियरिटी किस चीज़ की हो सकती है, क्या ट्यूमर की होगी, हेमरेज की होगी, इंसोमिनिया की होगी, या ब्लड प्रेशर की होगी, या डायबिटीज़ की होगी। आप लोग सब लोग एक चीज़ तो आपने देखी होगी, डायबिटीज़ के लिए लोग वीनस को जिम्मेदार मानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो शुगर के लिए वीनस को कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुगर के लिए जिम्मेदार कौन है? जुपिटर। क्योंकि जुपिटर आपके किसको कंट्रोल करता है? लीवर, और लीवर के साथ में कनेक्टेड होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से इंसुलिन जनरेट होता है। जिसकी भी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन खराब होगी वो डेफिनेटली डायबिटीज़ रोग से ग्रसित होगा ही होगा। 70% हिंदुस्तान डायबिटिक का पेशेंट है, हालांकि मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग तो मान लिया जाए तो है, ठीक है। सडनली उन्होंने 1990 में पैरामीटर्स, शुगर के पैरामीटर्स बदल गए थे। मैंने अभी किसी का डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुना था कि पहले शुगर मतलब 150 + 200 तक नॉर्मल मानी जा रही थी, पर जैसे जैसे यूके और यूएस की सोसाइटीज़ ने इनके पैरामीटर्स बदले, मतलब 140, 70, 140 आने लगा, उसके बाद तो आधा हिंदुस्तान डायबिटिक हो गया। चलो, पर वो हम बात नहीं कर रहे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पर अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, आज की डेट में कहीं पर भी देखते हैं तो डायबिटिक का पेशेंट हर घर में, बिल्कुल सर, ठीक है, बीपी का पेशेंट हर घर में। तो क्या उन सबके कहीं ना कहीं जुपिटर में इन्फेक्टेड है? 100% सर, जुपिटर और मार्स उनका अफेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा आपको। और मैंने तो ऐसी बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया है जिन लोगों को डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, या किसी तरीके की कोई बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, तो उनके अंदर ये प्लानट रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं। हम चाहे भले ही कह लें कि 50% हिंदुस्तान को डायबिटीज़ है तो क्या प्लानट जिम्मेदार होगा, लेकिन ये सच है। आपको इवन कोविड में आपने देखा होगा कई डेथ्स हुई थी, उन लोगों की डेथ हुई जहाँ पे वाकई में उनके प्लानट कहीं ना कहीं नेगेटिव थे, और जिनके प्लानट पॉजिटिव थे वो लोग बच भी गए। हमने कई सारे ऐसे कोविड के पेशेंट की मैंने डेथ स्टडी करी है जहाँ पर वाकई में कोई कहे कि ये क्यों डेथ हुई इनकी, तो वाकई में उनके हॉरोस्कोप में वो रीजंस थे। सर, अगर मान लेते हैं कि मून और सैटर्न कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हैं या कहीं परेशान कर रहे हैं, तो क्या वो माइग्रेन या हेडेक को बचाने के लिए कोई उपाय दे सकते हैं सर उसके लिए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इनके उपाय हैं। अगर हम मून इज़ द बेसिकली ऐसा प्लानट है कि हर आदमी के लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर हम मून को कंट्रोल करें, मून को स्ट्रेंथन करें, तो आप बहुत सारी इसी बीमारियों से बच सकते हो जो कि मून के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मून जिनके लिए रेस्पॉन्सिबल है, आज की तारीख में जैसे हम देखा जाए तो स्ट्रेस बहुत है, तो मूड स्विंग्स कैसे होते हैं लोगों के, आपने देखा होगा एकदम से बात करते करते एकदम चिड़चिड़ा हो गए, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो क्या है? मून का डिस्टर्बेंस। मून का जब राहु से इम्पैक्ट हो रहा है तो आदमी इरिटेशन का शिकार होता है। वो एकदम से चलते चलते बात करने लग जाएगा, गुस्सा करेगा, पागलपन की हरकतें करने लगेगा। अब वो जितना ज़्यादा मून के ऊपर एफ्लिक्शन होगा उतनी ज़्यादा इस चीज़ की सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। मून का एफ्लिक्शन होता क्या सर, कैसे होता है? एफ्लिक्शन ये है कि जब नेगेटिव प्लैनेट्स की
के संपर्क में मून आया जाए, वृश्चिक राशि का जब चंद्रमा हो, अगर किसी की हॉरोस्कोप में चंद्रमा वृश्चिक राशि में और 8th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को एफ्लिक्शन माना जाएगा। सैटर्न के साथ में मून की डिग्री 8 डिग्री के अंदर हो तो एफ्लिक्शन माना जाता है। राहु और मून के बीच में 8 डिग्री का गैप हो तो एफ्लिक्शन माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे योग बनते हैं जिसके अंदर जैसे मून 8th में प्लेस्ड है, 12th में प्लेस्ड है तो मून थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अगर मून 8th में प्लेस्ड है और वृश्चिक का मून है तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। अभी इन दिनों आप देखो मेष राशि वाले लोगों के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गोचर के अंदर शनि कुंभ राशि में है और शनि की तीसरी दृष्टि से चंद्रमा इस समय पीड़ित है। तो जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, अपवाद, आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन बनती है। अब जिन लोगों की कुंडली में मेष राशि 8वें घर में फॉल करती है उनको तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है। उनको कई सारे स्ट्रेस, कई सारे एंजाइटी, इसके अलावा कई सारी साजिशों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे मैंने कई सारी हॉरोस्कोप देखी जो मेष राशि के लोग थे और जिनके 8th हाउस में जो है चंद्रमा फॉल कर रहा था, उन लोगों को काफ़ी तकलीफें मैंने देखी कि उन लोगों को काफ़ी तकलीफें जीवन के अंदर आई। अभी जो करंट सिचुएशन आपने बताया कि मेष राशि वाले परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, तीसरी दृष्टि के कारण, यस। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए उनको मून को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको मून से रिलेटेड मंत्रास का जाप करना चाहिए। जैसे एक मून का बहुत खूबसूरत मंत्र है, तदि शंख तुषारावम शिरोधारणम सर्णम संभवम शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। ये चंद्र नवग्रह मंत्र है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा छोटा मंत्र लेना चाहें तो ओम सोम सोमाय नमः रुद्राक्षी माला से पहनना चाहिए। अगर राहु के कारण मून पीड़ित है तो 8th हाउस आपको 8 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। शनि के कारण पीड़ित है तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। दूध में काले तिल मिला के भगवान शिव को आप अभिषेक कर सकते हैं। डेली चांदी के गिलास में आप पानी पीने से आपका पीएच लेवल बढ़ता है, जिससे कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है और आपको इन सब चीज़ों से जो है निजात मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे उपाय और हैं। बड़ के पेड़ में आप दूध चढ़ा सकते हैं, बिल्वपत्र के पेड़ में 2 दीपक जला सकते हैं, और भी कई उपाय हैं। बहुत सारे उपाय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं ना। तो जितना लॉजिक यही है कि जितना आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही इन चीज़ों से बचेंगे। इसके अलावा उतना ही आपको आराम मिलेगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। मून क्या है? वाटरी एलिमेंट है एक तरीके से। जी। जब मून जो है अग्नि प्रधान राशियों में होता है तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे दिखे हैं मैंने, क्योंकि वो एक एग्रेशन भी देता है और एक एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ा देता है। लेकिन साथ साथ में मून जब वाटरी साइंस में होता है तो उसके अंदर वो दोनों तरह के मिक्स रिजल्ट देता है, जिसके अंदर समटाइम्स अगर उसके ऊपर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर जरा भी उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिल गया किसी प्लैनेट का नेगेटिव का तो फिर वो खराब रिजल्ट देता है और कई सारी बीमारियां आपको देता है। मून आपकी बॉडी के फ्लूइड को कंट्रोल करता है। अगर हम हेल्थ पार्ट के भी डिस्कशन कर रहे हैं आज, तो 70 से 75% वाटर आपकी बॉडी में होता है। तो अगर मून जो है वो बेसिकली वाटर को ही इंडिकेट करता है। अगर मून ही किसी का ख़राब हो गया तो पूरी बॉडी में बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्लूइड, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी इज मून, राइट साइड ऑफ बॉडी इज सन। तो अगर किसी का मून खराब है तो उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड जो है वो कई बार अगर शनि और चंद्रमा का युति है और एरीज इम्पेक्टेड है तो पैरालिसिस होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। पैरालाइज होने के कारण क्या होंगे सर? पैरालाइज होने का कारण सबसे बड़ा एक ही है कि मून का इम्पैक्ट। मून इज द प्लैनेट जो फ्लूइड को कंट्रोल करता है। पैरालाइज वही व्यक्ति होता है जिसका फ्लूइड डिस्टर्ब होता है, और फ्लूइड डिस्टर्ब होने का कारण ये मून डिस्टर्ब होना। साथ साथ में एरीज जो राशि है, क्योंकि पैरालाइज होता क्यों है आदमी? क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो जाता है एक तरीके से। ब्रेन की जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग्स आ जाती हैं। जब क्लॉटिंग्स आ जाती हैं तो मार्स भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, उसके अंदर राहु भी शामिल हो जाता है, उसके अंदर सैटर्न भी शामिल हो जाता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न बेसिकली जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं वो शनि के कारण होता है। तो शनि जैसे ही ब्लड वेसल्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, आपकी बॉडी के अंदर सारा नर्वस सिस्टम जो है आपका काम करना बंद कर देता है। आपके स्केलेटन सिस्टम को शनि कंट्रोल करता है। आपका स्केलेटन सिस्टम को डैमेज करता है केतु, आपके स्केलेटन सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब ये दोनों प्लैनेट इम्पैक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में पैरालिसिस का जो पार्ट है वो ब्रेन और आपकी बैकबोन, ये दोनों चीज़ मिलकर कंट्रोल करती है। तो ये जो प्लैनेट हैं इस तरीके से काम करके आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। सर आप अभी बता रहे थे कि राशियां अपने शरीर के ऊपर स्थित हैं। बिल्कुल सर। कौन कौन सी राशि कहाँ स्थित है बता सकते हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ सर। आप अगर अपन शुरू करें हेड से तो सबसे पहले आपकी एरीज राशि आपके पूरे फेस को और हेड को कंट्रोल करती है। उसके बाद आपका थ्रॉट जो है वो आपके वृषभ राशि के पास आता है। दोनों जो शोल्डर्स हैं आपके वो जेमिनी के पास आते हैं। आपका हार्ट जो पोर्शन है वो आपकी कर्क राशि के पास है। हार्ट से नीचे का जो पोर्शन होता है पेट और हार्ट के बीच में वो सिंह राशि के कंट्रोल में आता है। आपका पेट जो है वो कन्या राशि के काम में आता है। आपका जो लोअर एब्डोमेन का जो पार्ट है वो तुला राशि के काम आता है। आपका जो बैक होता है वृश्चिक राशि के अंदर काम आता है। उससे नीचे का जो पार्ट है वो धनु राशि में। आपकी जो जांघें हैं
और आपकी जो पिंडलियां हैं, जांघें आपकी है मकर राशि, आपकी जो पिंडलियां हैं वो कुंभ राशि है, और आपकी जो लास्ट राशि होती है मीन राशि, वो आपके पैर के टॉय होते हैं जिनको आप पंजाबी बोलते हैं। तो आपकी जो राशि इम्पैक्टेड है, आपकी उस बॉडी पार्ट में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर किसी के पैरों में दर्द रहता है तो डेफिनेटली आपको कुंभ और मकर राशि को देखना चाहिए। उससे उसके और उसके इलाज से आपके पैरों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ आ सकता है। कई लोगों के आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे निशान हो जाते हैं, वाइट वाइट, कौन सा उसको एक बीमारी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कि जिनके वो वाइट स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है। स्किन बर्न शायद बोलते होंगे उस बीमारी को। वो क्यों होती है? मरकरी जब इफ्लेक्टेड होता है तब वो बीमारी होती है। यानी आप देखो, मरकरी इज रेस्पॉन्सिबल, बट उसके साथ साथ में मून का कनेक्ट आएगा ही आएगा। तो मरकरी का स्किन किसके पास है? मरकरी और मून के पास में। मून स्किन के नीचे का जो लिक्विड है, वो जो ग्लो है वो देता है मून, और जो स्किन के ऊपर की जो टिश्यूज़ हैं वो है मरकरी। तो स्किन की भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। स्किन केवल एक अकेली चीज़ से नहीं बनती, स्किन बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है। हमारा शरीर भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है ना। तो उसके अंदर जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो मरकरी, जिसकी भी मरकरी का इशू आएगा उसकी स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। आप इसके दे, अगर किसी का स्किन खराब है तो वो इमिडिएटली उस लक्षणों से जान सकता है कि मेरा बुध खराब है, और बुध की अगर वो उपाय करे तो डेफिनेटली उसको स्किन के अंदर आराम मिलेगा। तो लक्षणों के आधार पे भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाए तो भी जान सकता है कि एग्जैक्टली उसको किस तरह के ग्रहों में प्रॉब्लम है, और कौन सा ग्रह उसका खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, तो उसमें मून और वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें मून अच्छा होगा तभी। मून अच्छा होगा, एग्जैक्टली मून अच्छा होगा, और शुक्र भी बहुत अच्छा होगा। जिसकी कुंडली में लग्न में चंद्र और शुक्र बैठ जाएं, ऐसे व्यक्ति बहुत खूबसूरत होते हैं। जिनके गुरु लग्न में बैठ जाए और साथ साथ में उसके कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो वो आदमी बहुत खूबसूरत होता है। कई आपने देखा होगा कि बॉडी में ब्लैक टोन होती है, वाइटिश टोन होती है, कई बहुत खूबसूरत होते हैं। कईयों का फेस कट बहुत अच्छा होता है, कई का फेस खराब फेयर होता है, लेकिन उसके बाद में भी फेस कट अच्छा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं फेस कट खराब होता है, कहीं ना कहीं राहु नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो उसके फेस पे कहीं ना कहीं निशान दे देगा, कहीं चोट के निशान लग जाएंगे, कहीं उसकी दुर्घटना हो जाएगी। यानी वो कहीं ना कहीं विकृति क्रिएट करने की कोशिश करता है, अगर राहु और केतु लग्न में नेगेटिवली प्लेस्ड हो। अगर सर मान लेते हैं कि आपने बोला चंद्र और शुक्र हो तो बड़ी खूबसूरत, जातक बड़ा खूबसूरत होगा। चंद्र और गुरु होते तो? चंद्र और गुरु होता तो उसको पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर तेज इतना होगा कि जिस भी व्यक्ति से वो बात करेगा वो प्रभावित हो जाएगा। नहीं, उसमें आकर्षण बहुत होगा। लेकिन हम बात करें ब्यूटी, खूबसूरती दो होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। गुरु चंद्रमा वाले इंटरनली बहुत खूबसूरत होते हैं, और शुक्र चंद्रमा वाले एक्सटर्नली बहुत खूबसूरत होते हैं। मतलब ये चंद्रमा हर जगह रोल करेगा। मून इज द बेसिकली आपकी पूरी जिंदगी को मून कंट्रोल करता है। आप देखो कि जब विषुवंतरी दशा का सिस्टम बना तो 120 साल की जो विषुवंतरी दशा, तो मून पे ही तो कंट्रोल है वो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राहु से बड़ा गुंडा मून है। राहु से बड़ा गुंडा नहीं है मून को, हम कहते हैं खरगोश का बच्चा, सबसे मासूम बेचारा। वो शिकार हो जाता है बहुत जल्दी। वो शिकार होता है, या तो आप बता रहे वो शिकार कर रहा है सर? वो शिकार नहीं कर रहा है, वो शिकार हो जाता है, इसलिए बुरे रिजल्ट देता है। अगर हम मून को अच्छा रखें तो वो शिकार होगा नहीं, और वो शिकार नहीं होगा तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, तो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना के रखेगा। यानी जितना भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो होता है इसलिए क्योंकि मून खराब हो जाता है। तो मून की खुद की कोई पावर नहीं है सर बचाने की खुद को? मून की सर बहुत बड़ी पावर है। मून बहुत खूबसूरत है अगर वो अच्छा है तो उसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि मून को अच्छा रखना है ताकि वो बाकी सबको अच्छा रखे। मैं जहाँ तक आपको समझ पा रहा हूँ कि आपने उसको खरगोश का बच्चा बना दिया और मैं यहाँ पे उसको सबसे बड़ा गुंडा बना रहा हूँ। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि देखने का नजरिया है सर। नहीं एग्जैक्टली आपने मुझे इतनी समस्या बताई। वो मून, यस, मून इज हैविंग ए बिग रोल इन आवर लाइफ। और मैंने तो इतनी हॉरोस्कोप देखता हूँ, हम सबसे पहले कुंडली जब देखते हैं किसी की तो सबसे पहले देखते हैं कि मून की पोजीशन क्या है। मैं जब हॉरोस्कोप देखता हूँ तो सबसे पहले एक ही प्लैनेट को ढूंढता हूँ कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और उसके ऊपर किन किन नेगेटिव या पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टियाँ। मैं अगर उसको देख लेता हूँ तो पूरी कुंडली का 80% पार्ट का प्रेडिक्शन मेरा सच साबित होता है। उसके बाद में बाकी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस, ये वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मून का अपने आप में बहुत बड़ा रोल आदमी की ज़िंदगी, पर्सनैलिटी और उसके थॉट प्रोसेस पे रहता है। सर 70% बॉडी वाटर से बनी, मोर इम्पैक्ट मून से ही हमारी पूरी बॉडी इम्पैक्ट हो रही है। तो हर बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं मून आएगा। 100% सर। मून, एक्सीडेंट होंगे तो मून, आपकी स्किन डिजीज है तो मून, आपको हार्ट। सर आपकी मत बोलो, जातक की बोल लो महाराज। स्किन डिजीज किसी की भी हॉरोस्कोप में अगर मून रिफ्लेक्टेड है तो
उसको कहीं ना कहीं अब वो जिस भी प्लानट से कनेक्ट हो जाएगा उस वाले प्लानट्स की ये से रिलेटेड बीमारियां के अंदर इजाफा होगा। उसके लिए अगर आपको ठीक करना है तो मून, यानी जैसे हम बोलते हैं भगवान शिव, तभी हम कहते हैं कोई भी अनुष्ठान हम कराते हैं तो भगवान शिव की आराधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव ही क्या है, संहारक। डिस्ट्रॉय करने वाले को अगर आप मना लोगे तो वो डिस्ट्रॉय करने से रोक देगा। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने देखा होगा महामृत्युंजय मंत्र का जाप क्यों किया जाता है, क्योंकि संहारक कौन है, शिव। तो सबसे पहले संहारक को ही पकड़ते हैं कि वो संहार ना करे, भैया शांत रह ले, हम बैठे हैं। तो अगर वो संहारक ने आपको माफ कर दिया जी, तो आपकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। तो यमराज भी जो है वो किससे डरते हैं, शिव से। बिल्कुल। और शनि भी किससे डरते हैं, शिव से। तो भगवान शिव इज द सर्वे सर्वा, और उन्होंने ही आपको सबको जिम्मेदारी दी है अलग अलग चीज़ों की, चाहे वो मारने की हो, चाहे परेशानी हो किसी भी तरह की, चाहे पैदा करने के लिए भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 माने जाते हैं। तो शिव को ही हमेशा सभी बीमारियों के निदान के लिए सबसे पहले शिव के मंत्रों का इस्तेमाल ही किया जाता है। और विष्णु के मंत्रों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब जीवन के अंदर आपके पालन पोषण में तकलीफ आ रही हो, जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं हो रहा है, तो विष्णु के जो मंत्र हैं उनको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है ना। नौकरी के लिए कोई मंत्र सर? बहुत खूबसूरत मंत्र है सर रामचरितमानस का। अब मैं नौकरी में भी आपको दूँ, नौकरी है भरण पोषण से रिलेटेड, और भगवान विष्णु ने भरण पोषण की जिम्मेदारी दी थी भगवान भरत को। तो भरत को तो शायद बहुत कम लोग जानते हों कि भरत जी का भी बहुत बड़ा रोल आता है। तो एक बहुत खूबसूरत मंत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये बहुत खूबसूरत मंत्र है। अगर इस मंत्र का 1000 मंत्रों का लगातार जाप कर लिया जाए स्फटिक की माला से, और रोज़ एक माला 20 दिनों तक निकाल दी जाए, तो मैंने कई सारे क्षेत्र में अनुभव किया है कि 20 दिन में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उसको भरण पोषण का आपको रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ उसकी नौकरी लगनी है या व्यापार में कोई होना है, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। टोटल मंत्रों की जाप कितने? 20,000 मंत्र टोटल एक बार में 10 माला हो गई 1000, और उसके बाद में एक एक माला रोज, तो 3000 हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। टोटल 3000 बार करना है, 21,000 बार करना है? 1000 फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट सिटिंग में 10 माला एक साथ करनी है, ठीक है। और उसके बाद में रोज एक माला करनी है 20 दिनों तक। रोज एक माला 20 दिन? बिल्कुल। तो अगर रोज एक माला 20 दिन तक स्फटिक की माला से करनी है, लेकिन तो लगभग मैंने कई सारे 99 केसेस में देखा कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और बहुत खूबसूरत मंत्र है। इसके अलावा एक भगवान श्री हनुमान जी का एक बहुत बड़ा हिप्नोटाइज वाला मंत्र है, जो बहुत सारे, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र अपने आप में बहुत मिरेकुलस मंत्र है, और इस मंत्र के प्रभाव मैंने बहुत गजब देखे हैं। ये ओवरऑल आपका प्रोटेक्शन भी करता है। इसके साथ साथ में जो चीज़ें आप चाह रहे हो कि आपको किसी और से मिले, या कोई काम आपका बन नहीं रहा है, कोई काम अटक रहा है, तो इस मंत्र को करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इस मंत्र को करने का विधान है कि रात को 9 से 12 के बीच में इस मंत्र की एक माला आप निकालें, और साथ में आप गूगल धूप भी जलाएं, तो इस मंत्र का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये काम आपके करता है। मैं मंत्र एक बार और रिपीट करता हूँ सभी के लिए, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। तो ये बहुत मिरेकुलस मंत्र है, और मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को ये मंत्र करना चाहिए। उसके जीवन में हर आदमी आज कहीं ना कहीं से किसी न किसी वजह से परेशान है, तो ये मंत्र सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है, सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है, सभी तरह के उच्चाटनों से मुक्ति दिलाता है। आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति को लगता है, कई लोगों को किसी ने उसके ऊपर कुछ कर दिया है, या कुछ नेगेटिव इन्फेक्शन है, या कहीं नज़र दोष लग गया है, तो ये मंत्र बहुत ही खूबसूरत है। हर तरीके की मुसीबत से बचा के उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करता है। सर सवाल यहाँ पे, बहुत सारे लोग मंत्रों को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर सकते जी, तो क्या हम इसको किसी माध्यम से सुनकर फील कर सकते हैं? बिल्कुल सर। आप उस मंत्र की ध्वनि को भी अगर आप घर में चलाते हैं, तो उस मंत्र की ध्वनि के द्वारा मंत्रों का गुंजायमान होना और उनकी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है यूनिवर्स में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ऐसा करते हैं कि मंत्रों को चला के घूमने लग जाते हैं, या उसका कंसंट्रेशन मंत्र सुनने पे नहीं होता और वो कोई और काम करने लग जाते हैं जी, तो उससे फिर काम नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मंत्र को कंसंट्रेशन के साथ सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, और उसकी फीलिंग्स को अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। जब हम किसी मंत्र को उच्चारित करते हैं, चाहे हमारा ध्यान हो या नहीं हो, चाहे हो सकता है कि मंत्र को उच्चारण करते समय हम
कुछ और काम सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जिह्वा और आपके तालवे का आपस में कनेक्ट होता है, जो कि यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, जिससे उस मंत्र के चाहे 50% ही प्रभाव देखने को मिले, पर मिलते ज़रूर हैं। इसलिए मंत्र को उच्चारित करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि उसको सुनना। नहीं, पर सर मैंने उच्चारण के लिए बोला कि मैंने तो बहुत सारे ब्राह्मणों को भी देखा है जो इस युग में, मतलब अभी के जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें भी उच्चारणों में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, त्रुटि है। बिल्कुल और ठीक मैं बात इस बात की करूँ तो मैं खुद भी एक मंत्रों के सही तरीके से उच्चारण नहीं नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। राइट। बहुत सारे, मैं आज की डेट में हम एक्चुअली हमने पाश्चात्य सभ्यता को जब से अपना लिया है, जी जी राइट। बच्चा चाहिए इंग्लिश स्कूल में, जी अब मंत्र तो पढ़ ना सकते महाराज। बिल्कुल तभी मैंने आपसे एक पूछा, क्योंकि 90% मतलब जो व्यूअर्स, मतलब मैं अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ ये बात, इंक्लूडिंग टू मी, अगर समझो मुझे कोई मंत्र नहीं आता हो या मैं उसका उच्चारण पर संपूर्णतः नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, उसको मैंने यूट्यूब पे चलाया, वहाँ बैठकर उसको ध्यान लगाया, उसको सुनता रहा और उसके साथ माला चलती रहे, बिल्कुल तो क्या उसका फल मुझे मिलेगा? उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना, इसमें बस जरूरी यही है कि हम बैठें और कंसंट्रेशन के साथ उस मंत्र को सुने और उसको अपने आप से कनेक्ट करें और ईश्वर के ऊपर ईश्वर का ध्यान करें और विश्वास के साथ उसको सुने। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता का लोग शिकार हैं, तो वो यूट्यूब के ऊपर चला के और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो उससे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वो केवल आपका एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है कि मैंने मंत्र चला दिया है और मुझे सब प्रॉब्लम सुन जाओ, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको समझना ज़रूरी है मंत्र को, मंत्र की शक्ति को महसूस करना ज़रूरी है और ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर को अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी उस मंत्रों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक बात पूछ लेता हूँ मैं जी, आपसे बिल्कुल। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए, जी क्या मैं किसी पंडित जी को संकल्प दे के मंत्र करवा के उनके साथ बैठ के सुन सकता हूँ, उसका फायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिलेगा सर। आप जब किसी से संकल्पित पाठ कराते हो और किसी पंडित को आप संकल्प दे देते हो, तो आपके हाथ और उसके हाथ से आपका कनेक्ट क्रिएट हो जाता है और वो कनेक्ट जो है, वो व्यक्ति जो है जो आपके लिए कर रहा है, उस मंत्र व्यक्ति के साथ साथ में अगर वो व्यक्ति उच्चारित करता है और आप उसके साथ में बैठते हैं और बैठ के उस मंत्र को करते हैं, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इवन जिसने आपको माध्यम बनाया उसको भी उसका दशांश फल प्राप्त होता है। और अगर समझो संकल्प देने के बाद बैठता नहीं है व्यक्ति, तो अगर आप संकल्प देखने के बाद में बैठते भी नहीं हो, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। कई आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, तो उनके मदर फादर भी संकल्प लेके उनके बिहाफ पे कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, तो हम कहते हैं कि आप संकल्प ले लो, संकल्पित शक्ति से उसका जो प्रारब्ध है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। राइट सर। तो बाकी मंत्रों में इतनी ताकत है? मंत्रों में सर बहुत ताकत है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसकी एक निश्चित जप संख्या है, फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी निश्चित जप संख्या तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। और आपको एक फ्रीक्वेंसी और एक आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे आप मंत्र करना शुरू करते हो, उसी जगह के ऊपर आपको बैठ के रोज़ करना चाहिए। बार बार जगह बदलने से फ्रीक्वेंसी टूट जाती है, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर उस मंत्र को करते हैं तो उस जगह का भी अपना एक ऑरा होता है, उस जगह की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे कि आप कनेक्ट करते हो। आज आपने यहाँ किया, कल किसी और कमरे में, किसी और मंदिर में, कभी कहाँ, तो उससे आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। एक पार्शियल रिजल्ट ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी मंत्रों को ज़्यादा एनर्जी लेवल पे उसके रिजल्ट पाने के लिए किसी सुनसान जगह पे, किसी नदी, कुआं, बावड़ी वाले स्थान पे, किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में जहाँ पे बहुत कम लोगों का आना जाना हो वहाँ पे, या किसी प्राचीन मंदिर में जिसकी स्थापना बहुत अच्छे से हुई हो, उस जगह करने से उस मंत्र की आपको 1000 गुना तक भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। क्या बात है, इतना डीप मिलते हैं रिजल्ट? 100% सर, मैंने बहुत प्रभाव देखे। हमने कई अनुष्ठान कराए हैं, कई लोगों के अनुष्ठान कराए हैं और हमने उनके काम होते हुए देखा है। मैंने अपनी खुद की लाइफ के अंदर भी ऐसे इम्पैक्ट देखे। इवन जब मेरा खुद का भी आईज़ का ऑपरेशन हो रहा था, तब मेरी वाइफ जो है अनुष्ठान में बैठी थी। मेरा उधर ऑपरेशन चल रहा था और इधर जो है पंडितों के साथ में मेरी वाइफ बैठ कर अनुष्ठान कर रही थी। तो मैंने खुद के जीवन में भी मंत्रों की शक्ति को महसूस किया है। और मंत्र आपको ऊर्जावान रखते हैं, आपको आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आता है, नेगेटिविटी नहीं आती है और जीवन जीने की इच्छा बनी रहती है। सर मंत्रों की शक्तियाँ तो आपने हमें बता दी। जी बिल्कुल। अब हमारा जो मेन टॉपिक था जिस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, जी वो ये था कि हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जी सर। और मेडिकल साइंस, जी इन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कैसे है? जी आपने मुझे एक बात बोली कि मेडिकल साइंस 10 साल के बाद की बात नहीं बता सकती कैंसर कब होगा। ये बात मैं मानता हूँ। मेडिकल साइंस सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट कर सकती है, 3-4 साल 5 साल आपके बाद कुछ आप
ये ज़्यादा बीमार हो सकते हो या बड़ा खा सकते हो, पर वो कैंसर होगा, स्किन इशू होगा, वो कभी एडवांसली प्रिडिक्ट नहीं होगा। पैरा साइंस मतलब जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करेगी। ठीक है, लॉजिकली बात है। अब उसमें कितना उन दोनों के बीच का तालमेल रहेगा, क्या हमने 10 साल बाद की प्रिडिक्ट कर लिया, 5 साल के बाद आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि आपको 2 साल बाद या स्किन इश्यू आने वाला है किसी इंसान जातक को, या किसी जातक को मान लेते हैं कि फ्रैक्चर आने की तैयारी हो सकती है, या उसके दांत में दर्द आने की तैयारी हो सकती है, उसके हेयर फॉल हो सकता है, कुछ भी तरह की बीमारी होगी, तो कहीं ना कहीं उन सब बीमारियों को जो इम्पैक्ट हो रही है, तो क्या वो प्लैनेट से सही होंगी या मेडिकल साइंस के थ्रू सही होंगी? सर 10 साल के बाद में जो बीमारी होने वाली है, एस्ट्रोलॉजिकल वे में हम पहले से जान के अगर हम उन प्लानट को ठीक करें तो वो बीमारी होगी नहीं, और होगी तो उसका प्रभाव इतना कम होगा कि शायद हमें मेडिकल साइंस की भी ज़रूरत ना पड़े। तो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा यूज़ यही है कि हम पहले से जान के और पहले से ही उसका इलाज कर सकते हैं। उन प्लैनेट्स को जो कि नेगेटिवली प्ले करके वो बीमारी हमें देने वाले हैं, अगर हम उनका इलाज आज ही से शुरू कर दें और उन नेगेटिव प्लैनेट्स को आज ही से हम कंट्रोल करना शुरू कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, उनके जो हमारे पिछले जन्मों के कारण वो प्लैनेट हमारी कुंडली में नेगेटिवली बैठा हुआ है, अगर उसका हम इलाज शुरू कर दें, हम प्रायश्चित शुरू कर दें, तो वो अगर हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा, जैसे मेरे को 10 साल किसी ने बोला कि 10 साल के बाद में बीमारी होने वाली है, तो मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए, मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि मैं एक माला करता हूँ रोज़, एक मंत्र की एक जप करता हूँ, तो मुझे समय चाहिए। आज मेरे को 2 साल 3 साल किसी मंत्र को मैं रेगुलरली करता हूँ, तो वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है जिससे उस प्लैनेट की नेगेटिविटी ब्रेक होती है। तो जैसे ही वो प्लैनेट नेगेटिविटी ब्रेक होगी तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। अब यहाँ बड़ा क्वेश्चन सर एक और बनता है कि चलो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे महारथी होंगे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी इम्पैक्ट आए थे। 100% सर, कोई नहीं बच सकता प्लैनेट से। तो नियति थोड़ी बदल सकते हैं सर? नियति नहीं बदल सकते सर, लेकिन प्रायश्चित के द्वारा हम नियति की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। आपका दुर्घटना कितनी वेग से होने वाला है, हम उस वेग को कम कर सकते हैं। दुर्घटना तो होना निश्चित है, इवेंट होना निश्चित है, लेकिन एक तो किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाए कि वो पैरालाइज ही हो जाए या उसके बहुत बड़ा नुकसान हो जाए वो व्यक्ति, और एक ये है कि थोड़ी सी छोटी सी चोट लग के रह जाए। तो ये हम नियति की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। इवन कई लोग कहते हैं कि डेथ निश्चित है, लेकिन मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि डेथ भी जीवन में आपको 3 बार मौके देती है। अगर आप अपनी नियति को सही रखते हैं, अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को ठीक रखते हैं, अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखते हैं, तो आप पहली बार जब मौत आती है आप उससे बच जाते हैं। दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, और जिनकी कुंडली में नियति भी बहुत ख़राब होती है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही डेथ होती है। कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत कम उम्र में चले जाते हैं। उनकी क्यों? बाल अरिष्ट होता है उनकी कुंडली में। बाल अरिष्ट के बारे में सुना होगा आपने। 12 साल से कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं उनको बाल अरिष्ट होता है, जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। फिर हम बात आ गई मून पे। मैं बोला सर गुंडा वही है। सो मून इज बेसिकली इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट। इन माई लैंग्वेज मून इज़ वेरी इनोसेंट, और वो बेचारा बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। अगर चंद्रमा अष्टम में हो तो कई लोगों को देखा आपने वोकल प्रॉब्लम्स होती जी है ना। कई लोगों को जो माइंड से बहुत कमज़ोर होते हैं जी, और कई बार मंदबुद्धि जो लोग होते हैं जी। चंद्रमा अष्टम में होता है। अष्टम में और उसके ऊपर डबल तिबल 4 गुना नेगेटिव प्लैनेट, और जैसे शनि भी आ गया, राहु भी आ गया, केतु भी आ गया, दृष्टियां भी डाल रहे हैं, हाउस प्लेस, तो उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक का, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी बढ़ती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ती है, जितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस का शिकार होगा उतनी ज़्यादा बीमारी और बढ़ जाएगी। तो सर ये हम, कोई और साइंस है कहाँ हमारे पास? आज मेरे साथ 20 साल बाद क्या होने वाला है, कोई और साइंस है जो बता सकता है? नहीं बता सकता। एस्ट्रोलॉजी में तो सीधा सीधा लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं कि ये प्लैनेट है, यहाँ बैठा है, इस प्लैनेट की यहाँ कनेक्टिविटी आ रही है, इसकी दशा 20 साल बाद आने वाली है, तो उस समय इम्पैक्ट करेगा। आप जितना बता रहे हैं नियति को नहीं बदल सकते, कम कर सकते हैं। यस, उसकी फ्रीक्वेंसी को, वेग को कम किया जा सकता है, ताकि जैसे किसी की डेथ भी होने वाली है मान लो 20 साल के बाद में, तो हम उसकी डेथ कम से कम तकलीफ के साथ हो, वो हम तय कर सकते हैं, वो हम कर्मों के द्वारा तय कर सकते हैं। फिर मेडिकल साइंस की हमेशा जरूरत रहेगी। उनको नमन है जो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करके बैठे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रेम से या इतना कष्ट भी झेलते हैं वो एक ट्रीटमेंट करने के लिए। और हिंदुस्तान में मेडिकल की भी पोजीशन पहले से बहुत बेटर हुई है, बेहतरीन है सर। और मैं बताऊं आपको कि विदेशों से ज़्यादा अच्छी स्थिति हमारे हिंदुस्तान में है। मेरे अभी एक दोस्त है जी, उन्होंने मुझे बताया कि बाहर विदाउट प्रेस्क्रिप्शन एक सिंगल मेडिसिन नहीं मिलती, और प्रेस्क्रिप्शन के लिए बहुत अथक प्रयास करने पड़ते हैं आपको। तो जब तक वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा तब तक तो शायद
उस आदमी को पता नहीं कितनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाए। हमारे हिंदुस्तान में देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपको मेडिकली परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको अभी जुकाम हुई है तो मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेके आ सकते हो। विदेशों में नहीं है संभव, वहाँ पे बहुत स्थितियाँ ख़राब है। वहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल स्टोर आपको दवाई नहीं देगा, और प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट पता नहीं बहुत सिस्टम है कि आपको अलॉट होगा डॉक्टर, उसी के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। यहाँ से लोग जो इंडियंस जाते हैं बाहर, वो यहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ अपने साथ लेकर जाते हैं। एक एक साल की दवाइयाँ लेकर जाते हैं ताकि उनको कहीं भटकना नहीं पड़े, और फिर उनका प्लान रहता है 6 महीने बाद यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं। तो वी आर लकी कि हम इंडिया में हैं। इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत बहुत रीज़नेबल है आज भी। आज जो बीमारी यहाँ पे शायद 2 लाख में ठीक हो जाती है, बाहर 20 लाख में भी ठीक नहीं होती। मतलब बहुत अफोर्डेबिलिटी भी है और बहुत अवेलेबिलिटी भी है। तो इकोनॉमिकली भी हम बढ़िया हैं और अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है। और आज की तारीख में इंडियंस ने जो रिसर्चेस करी हैं वो पूरा वर्ल्ड उसको जो है आजमा रहा है, देख रहा है। कोविड में भी हमने देखा वैक्सीन किसने बनाई? इंडिया ने वैक्सीन बहुत जल्दी बनाई और बहुत फास्ट बनाई, और उसको बाद में और देशों में भी सप्लाई करके लोगों को बचाया गया। बिल्कुल बचाया। तो मेडिकली देखो, एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस, हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, दोनों के सम्मिलित उपयोग से उसका बड़ा बेनिफिट हर आदमी ले सकता है। मतलब अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का जो मेरा क्वेश्चन था ना वो यही था, मान लेते हैं किसी जातक को कैंसर हो गया, फर्स्ट स्टेज से लेके फोर्थ स्टेज के बीच में कहीं पर भी है, तो एस्ट्रोलॉजिकल उसको क्या बेनिफिट है? क्योंकि अब तो कैंसर हो चुका है। उसका रीज़न बताता हूँ। जब भी कुंडली में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, गुरु इज़ द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन। किसी भी बीमारी को तेज़ी से अगर बढ़ाना है ना, तो उसको गुरु को उसमें जोड़ दो, वो बीमारी बहुत तेज़ी से। गुरु जुपिटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये तो आप भी जानते हो जी सर। हर व्यक्ति जानता है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट होने के साथ गुरु को हर शुभ चीज़ के साथ जिस तरीके से जोड़ के देखा जाता है ना, उसी तरीके से अशुभता के लिए भी गुरु बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और किसी भी चीज़ की अशुभता को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो तो गुरु को उसके साथ नेगेटिव गुरु में भी दो श्रेणी है कि आपके कुंडली में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो गुरु होगा वो बीमारी को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करके उसको उस लेवल पे ले जाएगा कि वो व्यक्ति खत्म हो जाए। तो कैंसर की कोशिकाएं जब बढ़ती हैं तो उसमें जुपिटर